वो बगैर किसी तखीर के जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा आज का जो सेशन है इसकी कुछ उसका जो मकसद है वो हमें समझ लेना चाहिए। आज का जो ये सेशन है वो बुनियादी तौर पे हमारा एक कोर्स जो हमने शुरू किया है, 3 दिन में हमने क्रिप्टो करेंसी की जो बेसिक्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज के जो फंडामेंटल्स हैं, उनको समझना है। ठीक है। और 3 दिन में हमने इस चीज़ को जो है वो तकरीबन कोशिश करनी है कि हम इसको जामे तरीके से कवर कर सकें। तो इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सारे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एक्सपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा जो है एक इस तरीके से इस लेवल पे बात करूं कि उन सबको समझ भी आ जाए और हम अपने मकसद को हासिल कर सकें। कहीं कहीं जो है वो मैं टेक्निकल टर्म से जो है थोड़ा सा हटूंगा भी और उसको आसान अल्फाज में आसान मिसालों से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि हम बात को बेहतर तरीके से समझ सकें। और जब हम ये कोर्स को कंप्लीट करें 3 दिन में, तो हम में से हर शख्स इस काबिल होना चाहिए कि वो खुद जो है समझ सके कि क्या है ब्लॉकचेन, क्या है एटलीस्ट बेसिक जो है उसे अंडरस्टैंडिंग हो। और ख़ास तौर पे जो क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसके हवाले से उसे अंदाज़ा हो सके और उस चीज़ को उसके लिए समझना, मज़ीद उसमें एक्सेल करना उसके लिए आसान हो सके। अच्छा, इस कोर्स के जो हमारे जो मकसद हैं वो कुछ इस तरह है कि हमने कुछ वो लोग जो इसमें बतौर ट्रेडर या बतौर इन्वेस्टर या फिर इसको सिर्फ सीखने की हद तक जो है या समझने की हद तक इसको सीख रहे हैं। ठीक है। एक तो हमारा एक ग्रुप वो है और दूसरा ग्रुप वो है जो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आया है कि वो जो आजकल इस हवाले से काफ़ी सारे स्कैम्स और बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी जब भी आती है वो अपने साथ बहुत सारे स्कैम्स और बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, क्योंकि उसको समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं निस्बतन। तो इसलिए लोगों को स्कैम करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना या उनका नुकसान करना निस्बतन आसान होता है। तो ये हमारा इसका पर्सपेक्टिव है। इसमें ज़्यादातर जो हमारा मवाद है वो कोशिश यही है कि वो प्रैक्टिकल हो। ये आज का जो पहला सेशन है इसमें हम आखिर में थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच देंगे। कल का सेशन मुकम्मल प्रैक्टिकल होगा और उसके बाद जो तीसरा हमारा सेशन होगा वो भी प्रैक्टिकल मजीद बल्कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होगा। तो अगर आप आज का सेशन ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एक तो इस सेशन को एंड तक देखें, सवाल जवाब समेत जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा आखिर में उस समेत। हो सकता है कि आपके जहन में जो सवाल हो कोई और पूछ रहा हो। और इसके अलावा जो हमारा कल और परसों का सेशन होगा वो इससे जुड़ा हुआ होगा। यकीन करें कि ये 3 दिन का जो सेशन मुझे कंपाइल करने में काफ़ी टाइम भी लगा और मैंने इसकी जो आउटलाइन है वो इस तरीके से डिज़ाइन की है कि आप खुद इस काबिल कम अज़ कम हो सकेंगे कि आप बगैर किसी सपोर्ट के अपनी इस जर्नी को क्रिप्टो में स्टार्ट कर सकेंगे, एटलीस्ट समझ सकेंगे और उसके बाद आपके लिए मजीद एडवांस लेवल की चीज़ें सीखना आसान हो जाएंगी। एक और चीज़ को मद्देनजर रखें कि इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा मवाद मौजूद है, लेकिन उसको देखने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद ट्रेडिंग कर पाते हैं। यूट्यूब के ऊपर फॉरेक्स का डेटा मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर स्टॉक की हाई लेवल की ट्रेडिंग्स मौजूद है, लेकिन उससे उससे सिर्फ देख के कोई भी शख्स फॉरेक्स एक्सपर्ट नहीं बनता या उससे स्टॉक ट्रेडर नहीं बनता। उसकी वजह क्या होती है कि अमूमन ये नहीं अंदाजा हो पाता कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम बेसिकली अपना इस स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो अक्सर हम मिस कर जाते हैं लेकिन वो इतनी अहम होती हैं, हम उस पर बात करेंगे। और चलिए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के जो सेशन है उसमें हमारे पास जो टोटल इस कोर्स का जो हमारा मकसद है उसमें ये सारी चीज़ें जो शामिल हैं कि हम क्या सीख पाएंगे। ये तकरीबन 16 के करीब उन्वानात हैं जिसको हम इस पूरे 3 दिन के सेशन में देखेंगे। आज मैं तकरीबन जो पहली 5 हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा कि ब्लॉकचेन क्या होती है। और ब्लॉकचेन को मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने की बजाय उसका क्रिप्टो पर्सपेक्टिव जो है वो डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसीज और मार्केट्स कैसी क्या होती हैं और कैसे ये काम करती हैं, एक्सचेंजेस और वॉलेट्स क्या होते हैं, और स्टार्ट कहाँ से लेना है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से लेना है, आप किस मुल्क में हैं और आपने कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। अच्छा, अभी इसको शुरू करने से पहले ना एक चीज देख लेनी चाहिए कि बुनियादी तौर पे
हम किस तरह जो है इवॉल्व हुए हैं, किस तरह एवोल्यूशन का जो ये प्रोसेस है चला है, ये एवोल्यूशन ऑफ मनी है जिसको आज हम यूज़ कर रहे हैं। ये कहाँ से होती हुई अब हम तक पहुंची है। यहाँ पे आप देखें, बार्टर को आप जानते हैं, गोल्ड को भी जानते हैं, मेटल कॉइन्स जैसे सिल्वर के कॉइन्स हैं, तांबे के कॉइन्स वगैरह वगैरह। उसके बाद हम पेपर मनी, जिसको बेसिकली फियाट मनी कहते हैं, इसके दौर में हम जी रहे हैं। प्लास्टिक कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है वो पेपर करेंसी ही है, फियाट ही है। इससे निकल जाना चाहिए कि ये डिजिटल करेंसीज हैं, ये डिजिटल करेंसीज नहीं है। करेंसी वही है फियाट, मीडियम डिजिटल है। ये बात समझ लें कि प्लास्टिक कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है वो डिजिटल मनी नहीं है। वो एक पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर हम देखें तो डिजिटल उसे कहा भी जा सकता है, लेकिन वो मीडियम डिजिटल है। लेकिन उसकी बैक पे फियाट करेंसी है, उसकी बैक के ऊपर हमारे पास जो पेपर मनी है बेसिकली वो है। और जो क्रिप्टो करेंसी है वो प्योर डिजिटल करेंसी है। वो क्रिप्टो करेंसी कहलाती क्यों है उस पर हम देखते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक जो क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचे हैं, इससे पहले थोड़ा सा समझ लेना चाहिए हमें कि हम कहाँ से गुजर के आए हैं। मजीद तफसील से इसमें इसलिए बात नहीं कर रहा कि हमारा ये इकोनॉमिक्स का सेशन नहीं है, ये हमारा इस हवाले से कोई हिस्ट्री ऑफ मनी के ऊपर बात नहीं है। जस्ट एक ओवरव्यू देना आप मकसद था, वो मैंने आपको इस एक पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। अब हम एक सवाल हमारे सामने आता है कि बेसिकली हम मनी किसे कहते हैं। जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के काम करते हैं, फाइनेंस फील्ड के अंदर है और इस चीज़ को समझते हैं, उन्हें तो इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह आगाही है कि बुनियादी तौर पे करेंसी किसे कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे तीन खसूसियात होती हैं किसी करेंसी में। नंबर एक, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। नंबर दो, यूनिट ऑफ अकाउंट होता है। नंबर तीन, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है। इसमें आपको जो सबसे आखिर वाली चीज़ है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू, उसका हम काफ़ी जो है वो जिक्र करेंगे कि स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होती है। और ये हमारी क्रिप्टो करेंसी की इस जो हमारी डिस्कशन है उसके अंदर ये काम आएगी। तो इन तीनों को आप देख लें, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये एक मुत्तफिक जो एक डेफिनेशन है करेंसी की वो ये है। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड से इसलिए लेके चल रहा हूँ कि ये इसका सिर्फ आइडिया होना ज़रूरी है। हम इसको तफसील से डिस्कस, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे इस कोर्स को हमने शुरू किया है, हम उस मकसद की तरफ ज़रा जल्दी से बढ़ें। तो हम ब्लॉकचेन की तरफ आ रहे हैं और ब्लॉकचेन को मैं एक जनरली थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। अगर आप में से कोई जो पहले से इस फील्ड से रिलेटेड है, अगर उसके लिए ये बातें बड़ी बेसिक्स हैं तो वो मेरे साथ बेयर करें, क्योंकि हमारे साथ जहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे इस चीज़ को नहीं समझते। तो ब्लॉकचेन की आसान सी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि आपने जब रिकॉर्ड रखने के लिए हम फाइनेंस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम हिसाब किताब या जिसको हम खाता दारी कहते हैं, वो अभी तक जो है वो मैनुअल से डिजिटल शिफ्ट हुई थी। पहले अगर आपके पास कोई भी आपने खाता लिखना है तो आप हमेशा अपनी जो मनी का जो फ्लो होता है और उसके अलावा जो उसका हिसाब किताब होता है वो रखते हैं और उसको आप लिखते हैं कि इतना इन हुआ है, इतना आउट हुआ है। यानी अगर आपके पास 100 रुपया आज आपने रिसीव किया है तो आप रिसीविंग वाले खाते में या रिसीविंग वाले सेक्शन में वो लिख देते हैं, ठीक है। और अगर आपने 90 रुपये खर्च किए हैं तो आप 90 रुपये आप स्पेंडिंग वाले खाने में लिख देते हैं। एक सिंपल सी बात है, इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये हिसाब किताब का एक रिकॉर्ड होता है। अब हिसाब किताब का यानी इस रिकॉर्ड को हम ऑनलाइन जब शिफ्ट किया हमने, हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर आ गए जो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों का हिसाब रखते हैं। अगर आपने अपनी कभी बैंक स्टेटमेंट निकलवाई हो तो आपको इस चीज़ का काफ़ी अंदाज़ा हो चुका होगा कि बेसिकली वो किस तरीके से आपका डेबिट और क्रेडिट जो साइट है वो किस तरीके से मैनेज होती है। अब जो ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन बुनियादी तौर पे एक इस सारे मैकेनिज्म को, इस सारे लेजर के जो सिस्टम को एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी गैर मरकजी और डिस्ट्रीब्यूटेड बना रहा है। अब इसको किस तरीके से इसको मजीद आसान करते हैं कि आपके पास एक अकाउंटेंट है, वो उसके पास एक रिकॉर्ड है, वो बुक के अंदर लिखता है कि हमारे पास इतने पैसे आ गए, इतने हमने खर्च किए, इतने आगे, इतने खर्च किए, पूरी की पूरी उसके पास एक रिकॉर्ड होता है और वो एक सफ़ा भर जाता है, ठीक है। अब वो चूंकि उसका मालिक है और वो उसमें गड़बड़ कर सकता है,
ठीक है, यानी उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, यानी पॉसिबल है ना उसके अंदर चेंजिंग करना, क्योंकि वो उसके अंडर है, या वो उसका बेसिकली टोटल का टोटल इंचार्ज जो है वो उसके पास है, तो वो चेंज कर सकते हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड में आप किसी दूसरे के ऊपर इत्मीद नहीं करते, खास तौर पे जब तमाम की तमाम चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं और बहुत सारी जो ट्रांजैक्शन है वो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस एक पार्टी से दूसरी पार्टी के दरमियान आ रही है। तो इस सिस्टम को थोड़ा सा री इन्वेंट करने की ज़रूरत थी, इस सिस्टम को थोड़ा सा जदीद करने की ज़रूरत थी। तो इस सिस्टम को जदीद करने के लिए जो हमारे पास एक सॉल्यूशन आया है वो ब्लॉकचेन की फॉर्म में आया है। हमारे पास ब्लॉकचेन की फॉर्म में इसका एक ऐसा हल आया है कि जो इन तमाम मसाइल को हल करता है। कैसे? कि ब्लॉकचेन काम कैसे करती है? ब्लॉकचेन बुनियादी तौर पे आप ये समझ लें कि आपके पास ये जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह ये ब्लॉक 1 है, अब ये इसके अंदर मुख्तलिफ ट्रांज़ैक्शंस का रिकॉर्ड होगा, ठीक है? मुख्तलिफ रिकॉर्ड, ये आप इसको एक पेज समझ लें, एक वर्क समझ लें कि इसके अंदर एक खास टाइम फ्रेम के लिए ये एक ब्लॉक ओपन होता है। उसके अंदर उस टाइम फ्रेम में जितनी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी वो सारी की सारी इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। और जब सारी की सारी इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी तो ये एक खास टाइम के बाद, जो इस केस में 10 मिनट है, ठीक है, 10 मिनट के बाद ये फर्ज करें कि ये ब्लॉक क्लोज हो जाता है और उसके बाद नया ब्लॉक बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब दूसरे ब्लॉक में भी 10 मिनट तक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आता रहता है, ठीक है, और 10 मिनट के बाद वो ब्लॉक भी बंद हो जाता है, अब तीसरा ब्लॉक शुरू हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर कोई खास बात क्या हुई, कि मतलब ये तो सफ़ा ही है कि एक सफ़ा ख़त्म हो जाता है तो हम अगला सफ़ा पलट देते हैं, अगला सफ़ा ख़त्म हो जाता है तो उससे अगला सफ़ा पलट देते हैं। तो इसके अंदर बुनियादी तौर पे जो फ़र्क है ना, वो फ़र्क ये है कि इस ब्लॉक को, ये इरिवर्सिबल ट्रांज़ैक्शन होती है, यानी इसके अंदर अगर एक दफ़ा आपके रिकॉर्ड लिखा जा चुका है और अगला ब्लॉक बन चुका है, ठीक है, या बन रहा है, तो पिछले ब्लॉक के अंदर कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, ठीक है। तो पिछले ब्लॉक के अंदर कोई तब्दीली क्यों नहीं की जा सकती? उसकी वजह बुनियादी तौर पे ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पे नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे ब्लॉकचेन डेवलपर बनाना नहीं है, बल्कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की बेसिक्स समझाना है। मज़ीद हम इसके ऊपर जो है वो सेशंस रख रहे हैं, और मुसलसल जो है इसके ऊपर जो है वो हम हर हफ्ते 2 सेशंस रखते हैं, जो हमने काफ़ी हद तक जो पहले से अचीव कर लिया हमारे ग्रुप के अंदर। जो लोग पहले से मौजूद हैं वो हम टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो के हवाले से काफ़ी आगे तक हम जा चुके हैं। यहाँ पे 3 रोज़ा इस कोर्स के मकसद ये है कि हम आपको वो तमाम गैप जो है वो कम से कम फिल करवा दें, ताकि जो अगले एडवांस सेशंस हैं उनके लिए आप कम से कम रेडी हो सकें। तो अगर आपको ब्लॉकचेन की कोई ज़्यादा समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा आना ज़रूरी नहीं है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, बस एक बुनियादी समझ होना ज़रूरी है कि ब्लॉकचेन है क्या। तो वो यहाँ तक आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा एक खास टाइम फ्रेम में एक ब्लॉक क्रिएट होता है, खास टाइम फ्रेम में उस ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आता है। वो जब भर जाता है वो ब्लॉक, आप ये समझ लें हमारे सफ़े की तरह, पेज की तरह, ठीक है, और वो ब्लॉक का टाइम खत्म हो जाता है, तो वो ब्लॉक क्लोज होगा, और क्लोज होने के बाद वो ब्लॉक जब क्लोज होगा दूसरा ब्लॉक बन जाएगा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ब्लॉक बनते जाएंगे हर 10 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद। ये जो 10 मिनट का टाइम है ना, ये आप जहन में रख लें कि ये बिटकॉइन के टाइम फ्रेम है, यानी बिटकॉइन के ब्लॉक का टाइम है। मुख्तलिफ ब्लॉक चेन्स का टाइम डिफरेंट होता है, उनका साइज भी डिफरेंट होता है। जैसे आप समझ लें कि एक पेज है उसके ऊपर 10 लाइन्स है, हो सकता है एक दूसरा आप रजिस्टर रखें तो उसके अंदर 20 लाइन्स है, किसी में 15 लाइन्स है, किसी में 100 लाइन है। तो ये बिटकॉइन का जो ब्लॉक, बिटकॉइन की जो ब्लॉक चेन है, उसका जो टाइम फ्रेम है वो बुनियादी तौर पे 10 मिनट है। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि बात को मैं काफ़ी हद तक समझाने में अगर कामयाब हो चुका हूँ, तो ब्लॉकचेन को मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही, फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, मज़ीद एलेबोरेट करेंगे। तो ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का मैंने आपको बताया, चंद एक चीज़ें आपके सामने रखी हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ब्लॉकचेन की कुछ टाइप्स हैं, ये भी क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बुनियादी तौर पे ब्लॉकचेन की 2 टाइप्स होती है टेक्निकली, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है। लेकिन अगर हम उसको मज़ीद जो है वो फंक्शनैलिटी की बुनियाद पे तकसीम करें तो हमारे पास कोई 3-4 टाइप्स आ जाती है, जिसमें एक पब्लिक है, प्राइवेट है, हाइब्रिड है, कंसोर्शियम है। अब आपने इसमें भी, अगर आपको सेशन जो है वो इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा
बोर और इस तरह का लग रहा है तो भी परेशान होने वाली बात नहीं है। हम इसको मजीद जो है वो थोड़ा सा और आसान करते हैं कि बुनियादी तौर पे पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन दो कैटेगरी है। प्राइवेट के अंदर फिर हाइब्रिड और कंसोर्शियम आ जाती है। या आप इनको अगर अलहदा रखना चाहते हैं तो अलहदा भी किसी हद तक रख सकते हैं, लेकिन पब्लिक एक कैटेगरी है और प्राइवेट दूसरी कैटेगरी है। हाइब्रिड और कंसोर्शियम में थोड़ा थोड़ा जो ताल्लुक है वो प्राइवेट का ही है। ठीक है। पब्लिक ब्लॉकचेन वो होती है जो बिल्कुल ओपन और पब्लिकली अवेलेबल होती है। ठीक है। और प्राइवेट मतलब जो क्लोज होती है, यानी जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते एज अ पब्लिक। ठीक है। ये बिल्कुल वैसी है कि कुछ रिकॉर्ड जो है वो अगर पब्लिक है, हर शख्स चेक कर सकता है, कुछ प्राइवेट है, वो जिस तरह बैंक्स का रिकॉर्ड है वो प्राइवेट होता है, वो आप जाके चेक नहीं कर सकते। कुछ रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक होते हैं, जिस तरह आप समझ लें कि कोई डेटा है, आपके इलेक्शन का डेटा है फर्ज कर लें, वो पब्लिक है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन भी हमारे काम आएंगी मजीद, जैसे जैसे इनकी जरूरत होती जाएगी हम मजीद इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो अब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, क्योंकि हमारा ब्लॉकचेन को समझने का मतलब एज ए डेवलपर नहीं है, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनना नहीं है। हम ब्लॉकचेन को क्रिप्टो के पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हैं कि क्रिप्टो में ब्लॉकचेन बुनियादी तौर पे हम किस तरीके से जो है वो हो रहा है। जिस तरह मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि बिटकॉइन का जो ब्लॉक है वो 10 मिनट में बनता है। ठीक है। तो ये आपके काम आएगी चीज बाद में जाके, जब थोड़ा सा आप एडवांस लेवल पे चीज़ों को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हार्विंग क्या होती है, माइनिंग प्रोसेस कैसे होता है, तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो। अच्छा, अब क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी, जो पहली क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन थी, जो 2008 में ब्लॉकचेन के साथ वजूद में आई। ठीक है। और इसका नाम जो हम इसके फाउंडर का जो नाम है वो सतोशी नाकामोटो के नाम से जानते हैं, जो किसी को अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, और ना ही हमारा इससे कोई फिलहाल मकसद है कि सतोशी नाकामोटो कौन था। इसने बुनियादी तौर पे ये एक नाम है, ये एक टीम थी, एक शख्स है या कौन है कोई इलम नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका नाम आता है। बिटकॉइन बुनियादी तौर पे ब्लॉकचेन का जब सोल्यूशन पेश किया ना, तो उसकी बाई प्रोडक्ट समझ लें या पहली प्रोडक्ट समझ लें, वो बिटकॉइन की सूरत में हमारे सामने आई। अब बिटकॉइन ही सिर्फ करेंसी, एक करेंसी तो नहीं है। बिटकॉइन के अलावा कितनी करेंसीज हैं, ये आपके सामने कुछ जो है करेंसीज मैंने लिखी है, जिसमें बिटकॉइन है। बुनियादी बड़ी बड़ी करेंसीज में लिख रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। बिटकॉइन है, इथेरियम है, उसके बाद टेथर है, ये जो पी बना हुआ है पोल्का डॉट है, उसके बाद रिप्पल है, उसके बाद कार्डानो है, उसके बाद लाइटकॉइन है। ये चंद एक बड़ी बड़ी करेंसीज है। सिर्फ यही करेंसीज नहीं है, इनके अलावा भी बेतहाशा करेंसीज है, और बड़ी करेंसीज की तादाद भी 50 से ज्यादा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस बहस में चला जाऊं कि बेसिकली कि करेंसीज किस तरह काम कर रही हैं, तो वो एक टोकनाइज्ड इकोनॉमी या टोकनॉमिक्स पे बात करनी पड़ेगी, जो हमारा इस वक्त जो है उन्वान नहीं है। तीसरे सेशन में हम थोड़ा सा इसको टच देंगे कि बुनियादी तौर पे टोकनाइज्ड इकोनॉमी क्या होती है। यहाँ पे सिर्फ ये समझना जरूरी है कि ये जो बड़ी करेंसीज, इनमें से जो मैंने टेथर लिखा है, ये एक स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन के बारे में बात जहन में रख लें। ये टेथर सबसे पहले हमारे काम आने वाली चीज है। जब भी हमने कोई चीज शुरू करनी है तो टेथर सबसे पहले काम आएगा। अब प्रैक्टिकल की तरफ हम जाने लगे कि जो टेथर है वो स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन कौन सा कॉइन होता है? बाकी बिटकॉइन की प्राइस आपने देखा है कि कभी 3,000 थी, कभी 10,000 है, कभी 50,000 है, कभी 20,000 है। इथीरियम भी ऐसा ही है। बाकी सारी जो करेंसीज होती हैं, इनकी प्राइस मार्केट के मुताबिक ऊपर नीचे होती रहती है, यानी वॉलेटाइल प्राइसेस है। लेकिन जो टेथर है ये एक स्टेबल कॉइन है। ठीक है। स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू वही रहती है जिसकी बुनियाद पे ये पेग्ड है। यानी इस ये जो टेथर है ये डॉलर की बुनियाद पे, डॉलर डॉलर बैक एक कॉइन है, तो इसकी जो प्राइस है वो डॉलर के बराबर ही रहेगी। यानी एक टेथर हमेशा $1 के बराबर रहेगा। अगर डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है तो टेथर भी वही है। यानी आप टेथर को डॉलर में और डॉलर को टेथर में कन्वर्ट करें तो आपके पास सेम अमाउंट होनी चाहिए। ये बात समझ लें। टेथर को हम यूएसडीटी भी कहते हैं। यूएसडीटी, जो नए लोग हैं जो पहली दफा इस क्रिप्टो की दुनिया में आ रहे हैं, वो इस बात को अपने साथ वो लिख लें कि टेथर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो स्टार्ट आपने यूएसडीटी से लेना है। यूएसडीटी से क्यों लेना है? यूएसडीटी से आपने इस वजह से लेना है कि जब आपने एक्सचेंज पे बिटकॉइन, इथेरियम या दीगर चीजें खरीदनी है, तो आपके पास जो करेंसी होनी चाहिए वो टेथर होनी चाहिए। ठीक है। आगाज में आपके पास टेथर होना चाहिए, जिससे आप
बिटकॉइन खरीद सकें, इथेरियम खरीद सकें, या कोई भी दुनिया की करेंसी खरीद सकें। तो बात समझ रहे हैं कि टेथर क्यों जरूरी है। इसको यूएसडीटी भी कहते हैं, ठीक है, यूएसडी यानी मतलब यूएसडी और टेथर, इसको हम यूनाइटेड स्टेट डॉलर टेथर, ये इस तरीके से इन्होंने नाम रखा हुआ है। तो ये आपने जब भी आगाज करना है तो बुनियादी तौर पे यूएसडीटी से करना है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन जहन में आता है तो आप उसको नोट कर लें। हम सेशन के बाद जो है वो एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, उसमें आप पूछ सकते हैं वो सारी बातें, ठीक है। अब यहाँ पे अगली बात यहाँ पे आ जाती है कि कौन सी चीजें हैं जो मार्केट के अंदर प्राइस की मूवमेंट का बायस बनती है। खास तौर पे हम अभी चूंकि बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन जो हमारी बुनियादी मेन और सबसे बड़ी करेंसी है, तो ये उसका मैंने चार्ट आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है। ये कुछ लाइंस जो है बुनियादी तौर पे, पता नहीं ये क्यों आ रही है यहाँ पे आगे, बहरहाल ये आपको जो चार्ट नजर आ रहा है, जी, ये आपके पास जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। ये प्राइस चार्ट अप्रैल 28 2013 से अप्रैल 9 2021 का, यानी आज तक का ये चार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आपको जो प्राइस की मूवमेंट है, आपने देखा होगा कि बिटकॉइन जो था वो 2000 का था, 3000 का था। ये जब से आप सुन रहे हैं, कभी किसी ने अगर इसको तब सुना हो जब इसकी प्राइस $200 थी, ऐसे लोग तो शायद नहीं होंगे आप में से ज्यादा, लेकिन जब आपने सुना, कुछ लोगों ने इसी साल में इसकी बात सुनी, किसी ने पिछले साल सुनी, तो इसकी प्राइस 2000, 3000, 5000, फिर 2018 में ये 20,000 हो गई। 20,000 के बाद आज ये प्राइस जो है 62,000 तक टच कर चुकी है प्राइस, ठीक है, $62,000 तक टच करके वापस आई है। अभी कहीं 58, 59 के दरमियान ये अभी ट्रेड हो रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है कि प्राइस मूवमेंट क्यों होती है, इस तरह की प्राइस कौन डिसाइड करता है। जब हम बात करते हैं कि जो ये बिटकॉइन है, इसकी प्राइस को कौन डिसाइड करता है, ठीक है, ये एक अहम सवाल है ना। तो इसकी प्राइस जो है वो मूवमेंट चंद एक वजूहात की बुनियाद पे होती है। वो चंद एक वजूहात मैंने यहाँ पे लिखी है। पहली स्कार्सिटी है, लिमिटेड सप्लाई। आपने एक बुनियादी जो इकोनॉमिक्स का रूल है वो ये है कि जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई रूल जो होता है ना, कि जितनी डिमांड है अगर उस हिसाब से सप्लाई नहीं है तो प्राइस बढ़ जाएगी, अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस गिर जाएगी। तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो स्कार्सिटी उसकी एक बुनियादी वजह है कि बिटकॉइन अनलिमिटेड नहीं है। ये अपनी मर्जी से आप कितने ज़्यादा नहीं बना सकते, ठीक है, इसकी एक लिमिट है। और उसकी जो लिमिट है वो कितनी है, वो उसकी लिमिट है 21 मिलियन। और 21 मिलियन भी जो आपके पास बिटकॉइन है वो आज सारे के सारे अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता माइन हो रहे हैं साथ साथ, ठीक है। और आखिरी बिटकॉइन जो है वो 2140 में जाके बनेगा, यानी हर 4 साल के बाद इसकी जो आप समझ लें कि जो माइनिंग स्पीड है, ठीक है, वो हाल्विंग की बुनियाद पे कम होती है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम मजीद इसी सेशन को जब हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो हम इस चीज़ को मजीद समझते जाएंगे। तो स्कारसिटी की बुनियाद पे इसकी सबसे अहम वजह ये भी है, एक अहम वजह, सबसे अहम वजह आप नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत अहम वजह कि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, यानी ये अनलिमिटेड नहीं है, एक चीज़। दूसरी, यूटिलिटी ऑफ द कॉइन्स, ये एक वजह हो सकती है, लेकिन मतलब किसी हद तक है, ओके। लेकिन एज्यूम्ड वैल्यू, ये भी एक बड़ा मतलब वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको जो हमारी इससे बाहर है, जो हमारा आज की हमारा जो सेशन है इसके स्कोप से बाहर है। ये इसलिए कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें भी मैंने इसमें डाल दी है कि एटलीस्ट आपको अंदाजा हो सके कि हम फ्यूचर में किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। उसके बाद डिवैल्यूएशन ऑफ फिएट करेंसी, ये भी एक चीज़ है। आपने देखा होगा कि रुपए की वैल्यू जो है वो आज से 10 साल पहले क्या थी और आज क्या है। अगर आप डॉलर को गोल्ड के मुकाबले में देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि डॉलर पिछले 100 सालों में कितना डिवैल्यू हुआ, ठीक है। क्योंकि फिएट करेंसी हमेशा डिवैल्यू हो रही है, ये इसकी बुनियाद के अंदर है कि इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशनरी है, यानी इसमें डिवैल्यूशन होगी, ठीक है। वो चाहे रुपया है, चाहे वो डॉलर है, चाहे यूरो है,
कोई भी करेंसी जो है, डॉलर, रुपया है या यूरो है, कोई भी जो करेंसी है, उसकी वो डिवैल्यू होगी, उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। उसके बाद ये भी एक वजह है कि फिएट करेंसी चूंकि डिवैल्यू हो रही है, तो उसके अगेंस्ट जितने एसेट्स हैं वो जो है वो मतलब उनकी प्राइस बढ़ रही है। तो उसके अगेंस्ट चूंकि बिटकॉइन एक बहुत बड़ा एक ऐसा वेल नोन एसेट है, तो इसकी वजह से भी इसकी प्राइस बढ़ रही है। और दो अहम वजह जो मैंने नीचे लिखी है वो मास अडॉप्शन लिखी है। मास अडॉप्शन के बहुत सारे लोग जब इसको किसी भी चीज को अडॉप्ट करते हैं तो उसकी जाहिर बात है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उतने लोग बेचने वाले होते नहीं है, तो फिर उसकी प्राइस बढ़ती है। वेल्स बेसिकली एक टर्म है जो हम फियाट करेंसी, सॉरी ये क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में अक्सर सुनेंगे। वेल्स वो लोग होते हैं जो बड़ी मिकदार में बिटकॉइन को खरीदते हैं। जैसे अगर कोई 1,000 बिटकॉइन खरीद रहा है तो वो कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स के बनेंगे। ठीक है, तो जब वो इतने बड़े मिकदार में जो खरीदी जाती है, तो वो एक बुनियादी वजह वो भी होती है कि उनकी अडॉप्शन की वजह से या उनकी खरीदारी की वजह से आपकी जो प्राइस की जो मूवमेंट है वो आती है। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली। एक बहुत अहम किस्म का जो आपने कॉन्सेप्ट समझना है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? देखें कि अगर एक बैंक है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बैंक होते हैं, वो सारे का सारा जो हमारी ट्रेड है या हमारी जो अ, हमारा जो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, उसको मैनेज कर रहा है। हर चीज उसी के थ्रू होके जा रही है। यानी मैंने अगर किसी एक शख्स को पैसे देने हैं तो मैं बैंक के थ्रू दे रहा हूँ। मैंने अगर किसी शख्स से कोई चीज खरीदी है तो उसको मैंने पेमेंट करनी है या उससे पेमेंट लेनी है, अगर मैंने उससे कोई चीज बेची है, तो उसके दरमियान में जो मीडियम है वो बैंक है या कोई ऐसा मालियाती इदारा है। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, कि जो एक इदारे के थ्रू या एक सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू जिससे जिससे हम डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज ये होता है कि आप पर्सन टू पर्सन यानी पी टू पी जो है, पीयर टू पीयर नेटवर्क बना लेते हैं। यानी अगर आपने मुझसे गंदम खरीदनी है तो आप बजाय के किसी एक मिल वाले को अंदर लाते हुए आप डायरेक्ट मुझसे खरीदते हैं। मैंने किसी से चावल खरीदने हैं तो मैं किसी सेंट्रल अथॉरिटी को दरमियान में लाते हुए डायरेक्ट उससे खरीदता हूँ। उससे उसने अगर कोई चीज आपसे खरीदनी है तो वो एक पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है, पी टू पी नेटवर्क जो है वो बन जाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है कि जहां पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती कि वो चीजों को हैंडल कर रही है, ये चीजों को मैनेज कर रही है। ठीक है, तो जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क या पर्सन टू पर्सन नेटवर्क आप समझने के लिए कर लें, तो वो वजूद में आता है। तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जो आपकी ये मालियाती मामलात हैं ये सारे के सारे सेंट्रल। फियाट करेंसी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, स्टेट बैंक आपका कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके अलावा जो आपके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं कैपिटलिज्म में, वो इसको डील कर रहे होते हैं। तो जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एक डिसेंट्रलाइजेशन की बुनियाद पे कायम हुई है। तो ये बात को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। यानी जहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, वो जो एक पूरा मीडियम, विदाउट एनी मीडियम, कोई चीज जो है वो डायरेक्टली एक पीयर से दूसरे पीयर तक, एक आदमी से दूसरे आदमी तक जो हम आपस में डील कर रहे होते हैं, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं या गैर मरकजी सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ तक जो हमने बात की, ये थी सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी की ओवरऑल एक कि किस तरीके से काम कर रही है या ओवरव्यू क्या है इसका। ठीक है, करेंसी क्या होती है, मार्केट को थोड़ा सा हमने देख लिया, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में फ़र्क जान लिया। उसके अलावा हमने बिटकॉइन की प्राइस को देख लिया कि इसकी मूवमेंट कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, चंद एक करेंसीज को भी देख लिया हमने। बिटकॉइन और जो स्टेबल करेंसीज हैं उनका फ़र्क भी थोड़ा सा जान लिया कि यूएसडीटी यानी टेथर जो होता है वो डॉलर बैक होता है, उसकी डॉलर जैसी वैल्यू रहेगी। वो $1 के मुकाबले में आपको $1 ही मिलेगा। तो ये बात किसी हद तक हमें समझ आ जानी चाहिए। अब तक कि अब जो है ये टोटल ओवरव्यू मार्केट का या पूरी क्रिप्टो करेंसी की बेसिक चीज़ें हैं क्या। अब हम थोड़ा सा आगे प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि जब भी आपने कोई चीज़ खरीदनी या बेचनी होती है तो उसके लिए एक मीडियम होता है। ठीक है, जैसे बाजार एक मीडियम है।
अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो बाज़ार जाते हैं, अब अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है तो बाज़ार जाते हैं। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये सारे जो काम होते हैं एज ए मीडियम, वो जो एक्सचेंज ये काम कर रहा होता है। एक्सचेंज क्या होता है? वो मीडियम होता है बायर और सेलर के दरमियान। जिसने बेचना होता है वो भी वहां पे होता है, जो जिसने खरीदना होता है वो भी वहां पे होता है। तो ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। तो क्रिप्टो को खरीदने के लिए हमें कुछ एक्सचेंजेस चाहिए कि हम कहाँ से खरीदें। बुनियादी वजह ये होती है, यानी एक तो तरीका ये है कि आप किसी शख्स से खरीद लें, वो पी टू पी मेथड, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा जो आसानी है वो आपको कहाँ मिलेगी? जहाँ पे सारे बेचने वाले हों और सारे खरीदने वाले हों, ताकि थोड़ा सा निज़ाम यानी सेंट्रलाइज सिस्टम बन जाए। आप ये देखें कि डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ों के लिए भी एक सेंट्रलाइज मीडियम मौजूद है, ठीक है। हम डिसेंट्रलाइज डेक्सिस पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम सेंट्रलाइज मीडियम्स की बात कर रहे हैं। ये एक्सचेंजेस जो होती हैं ये बुनियादी तौर पे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ये एक अथॉरिटी है, ये मैनेज कर रही है। बाइनेंस एक कंपनी है, कॉइनबेस एक कंपनी है, बिटरेक्स एक कंपनी है, वगैरह वगैरह। तो बुनियादी तौर पे आपको इनके ऊपर अपना अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपने सीखनी होती हैं कि बाय एंड सेल कैसे करते हैं। ये बेसिक ऑपरेशन आप सीख लेते हैं, आप होल्डिंग को समझ लेते हैं, आप ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट टर्म सेल क्या होती है, मतलब ट्रेड क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे होल्ड करना होता है, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि अगर आपको कोई शख्स ये बता दे कि आप ये कॉइन खरीद सकते हैं, ये कॉइन इस टाइम बेच दें, तो आपके लिए उसमें मुनाफा या प्रॉफिट लेना काफ़ी आसान होता है। और वक्त के साथ साथ अगर आप इस चीज़ को सीखना शुरू कर दें, ख़ासतौर पे जो एटलीस्ट हमारे एक सेशन हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो उसमें आप इसके बाद ये 3 सेशंस के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि उसको ज्वाइन कर सकें, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे निकल गए। तो उसके लिए आपको ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको थोड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप उसके साथ हमें मैच कर सकें। वो जो हमारा 2 महीने का गैप है वो किसी हद तक फिल हो जाए। तो ये मैंने कुछ एक्सचेंजेस लिखती हैं कि ये एक्सचेंजेस जो हैं, इनमें सबसे पहली जो आपको जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर यूएस में नहीं है, यूएस के अलावा कहीं है, तो आपको बाइनेंस रिकमेंडेड है। अगर यूएस वगैरह में है तो वहाँ पे आपके लिए कॉइन बेस भी है, और आपके लिए बाइनेंस की एक जो यूएस के लिए स्पेशल साइट है, या स्पेशल उन्होंने सिर्फ यूएस के लिए अलग बनाई है उनकी रेगुलेशन की वजह से, तो वो बाइनेंस यूएस यूज कर सकते हैं। जो यूएस से बाहर है, पाकिस्तान में अगर आप हैं, तो फिल वक्त आपको सिर्फ एक एक्सचेंज चाहिए, वो है बाइनेंस, ठीक है। बाइनेंस के ऊपर आप बनाते हैं अकाउंट। अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। वेरीफाई केवाईसी जो होती है वो आपने करवानी ज़रूरी है। वो आपकी कैसे होगी? आप अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक जो आपका आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है, उसको आप सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आप जो है अपना अकाउंट बना लेते हैं। और अकाउंट बनाने के बाद जब वो वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई करना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसके बाद आपको एक सपोर्ट मिलती है एक्सचेंज की तरफ से। इन केस अगर आपका कोई मसला आ रहा है, अगर आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप एटलीस्ट उसको एक्सचेंज के साथ उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज के साथ उसके मतलब आपको सपोर्ट सेंटर जो है वो आपको सपोर्ट मुहैया कर देता है। ओके, तो यहाँ पे बाइनेंस रिकमेंडेड सिर्फ। अब यहाँ पे मैंने ना रेमेटानो लोकल बिटकॉइंस लिखा है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ एग्जांपल, चूंकि हर किस्म की मैंने लिखनी थी तो ये मैंने लिख दी है। ये रेमेटानो लोकल बिटकॉइन जो है ये पी टू पी मेथड को जो है वो आसान बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है फिलहाल। आप बाइनेंस पे जाएं, क्योंकि 2017 से पहले जो है हमारे पास बहुत कम मीडियम्स हुआ करते थे। क्रिप्टो को खरीदने और बेचने के मसाइल भी होते थे, और उस वक्त जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया आज वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे खड़े हैं। वहां पे उस वक्त चंद $100 में आपको बिटकॉइन मिल जाता था, जो आज किसी एक शख्स के लिए गालिबन खरीदना, पूरा खरीदना एक बहुत बड़ी जो बात बन चुका है। तकरीबन 80-90 लाख रुपया जो है, या 1 करोड़ रुपए तक जो है आप दे के तो एक बिटकॉइन खरीदते हैं। तब की बात जो है वो बड़ा आसान हुआ करता था। तो ये पी टू पी के जितने मेथड हैं ये जस्ट मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है। बाइनेंस के ऊपर आप अकाउंट बनाएं। ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है वॉल्यूम के एतबार से, और इस पे काफ़ी सारे आपको कॉइन्स जो है मिल जाते हैं। अच्छा जी।
ओके जी। अब यहाँ पे जो बाइनेंस एक्सचेंज है, इसके ऊपर आप अकाउंट बना लें। इसके बाद मैं आपको एक लिंक भेजूँगा, आप कोशिश करें कि किसी, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिंक भेजूँ वहाँ से रेफरल लिंक से आप अकाउंट बनाएँ। किसी एग्ज़िस्टिंग यूज़र का लिंक लेके अकाउंट बना लें। उसका एक फ़ायदा होता है कि आपको तकरीबन 20% के करीब जो है वो फ़ी में डिस्काउंट मिल जाती है, जो होती बड़ी कम है, लेकिन इन फ्यूचर आपके कहीं न कहीं अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो आपको कहीं न कहीं फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि वो बाद में आप ऐड नहीं कर सकते, उसको बाद में वो डिस्काउंट नहीं उस तरह ले सकते। तो अगर आप किसी के लिए रेफरल लिंक से बना लेंगे, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो 20% आपको बाइनेंस वाले डिस्काउंट देते हैं। ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि आप उसकी टीम में चले जाएँगे या वो कोई एमएलएम स्कीम है या कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग या कोई नेटवर्क मार्केटिंग बन जाएगी आपकी, ऐसा नहीं है। बेसिकली सिर्फ़ एक रेफरल लिंक है, जिसकी वजह से आप किसी दूसरे को इनवाइट जब करते हैं, तो वो एक थोड़ा-सा इंसेंटिव देता है बाइनेंस कि वो अगले शख्स को 20% मिल जाता है। और अगर आप आधा-आधा कर लें, तो 10% आपको मिल जाता है, 10% उसको। लेकिन वो इतनी माइनर फ़ीस होती है कि वो जस्ट सेंट्स में आप जो है वो होती है, वो इतना बड़ा मसला नहीं। मैं आपको जो लिंक दूँगा, उसमें मैंने 10-10 नहीं किया, बल्कि मैंने उससे 20% ही रखा है, वो 20% डिस्काउंट सिर्फ़ आपको मिल जाएगी। तो वो भले सेंट्स में ही है, लेकिन इट्स ओके। लेकिन उसका ऐसा मकसद नहीं है कि कोई किसी के टीम में आता है या किसी के लाइन के नीचे लगता है। आपका जो अकाउंट होता है, वो टोटल का टोटल आप उसके मालिक होते हैं और किसी दूसरे का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता। बिल्कुल स्टैंड अलोन आपका अकाउंट होता है। तो बाइनेंस के ऊपर अकाउंट बनाएँगे, ठीक है? लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा। जिन लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया, वो बाइनेंस के ऊपर अकाउंट बना लें और उसके बाद कहीं से आपको ये बता देंगे कि डिपॉज़िट नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे प्रैक्टिकली कि डिपॉज़िट और हम विथड्रॉ कैसे करते हैं। बाइनेंस की साइट खोल रहा हूँ मैं आपके सामने। ये बाइनेंस की साइट है, ठीक है जी? और यहाँ से आप जाएँगे, आप लॉगिन करेंगे, सॉरी आपने तो रजिस्टर्ड करना है पहले, रजिस्टर्ड करेंगे और आपने जो इसकी एक कोशिश करनी है चंद एक चीज़ों की, वो एक तो आपने जो ईमेल आईडी इसको देनी है, वो आपकी बुनियादी ठीक-ठाक प्रीमियर जिसको आप चेक करते रहते हैं, वो होनी चाहिए। दूसरा जो इसको पासवर्ड आप दे रहे हैं, वो आपने नहीं भूलना और तीसरा तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो जाता। अकाउंट वेरिफिकेशन में सम टाइम ले लेते हैं। कभी 1 दिन से लेके 4-5 दिन तक हफ्ता भी ले लेते हैं, लेकिन विदिन 3 डेज़ हमारी नॉर्मली वेरिफिकेशन हो जाती है। आपने अकाउंट वेरीफाई ज़रूर करना है, ठीक है? वेरीफाई करने के बाद हम नेक्स्ट सेशन में ये देखेंगे कि हम उसमें डिपॉज़िट कैसे करते हैं और विथड्रॉ कैसे करते हैं। उसके अलावा हम बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कल यानी देखेंगे, इसी वक़्त 9 बजे। और कुछ चीज़ें मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरह ये इसमें तमाम की तमाम जो करेंसीज़ हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं। कल मैं आपको पेयर्स के बारे में भी बताऊँगा। मुख्तलिफ पेयर्स हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, ज़ोन्स क्या होते हैं, स्पॉट मार्केट्स क्या है, फ्यूचर क्या है, वगैरह-वगैरह। इनके ऊपर हम बात करेंगे और मज़ीद जो है हम ये चार्ट के ऊपर भी हम देखेंगे कि चार्ट क्या होता है, इसको रीड करना क्या होता है, इसकी बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। तो ये जिस तरह अभी ये लाइव चार्ट आप देख रहे हैं, इस वक़्त जो मार्केट की जो प्राइस है, वो तकरीबन 58,000 के करीब है, 58,200 का ट्रेड हो रहा है इस वक़्त बिटकॉइन। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 61,000 यानी 700 कुछ यानी बा 62,000 के करीब गई है। ये पूरा 2017 से लेके आज तक यानी अभी तक का रिकॉर्ड है। तो इसके ऊपर हम देखेंगे, ये चार्ट के ऊपर भी थोड़ा-सा आपको बेसिक चीज़ें बताएँगे, मज़ीद चीज़ें तो हम हर रोज़ जो हमारा एक सेशन चलता रहेगा 3 दिन, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। और मज़ीद जो है हमारे पास जो हमारे वीकली सेशंस चलते हैं, 2-3 सेशंस होते हैं जो भी, उसके अंदर हम काफ़ी एडवांस लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं। हमारा टेक्निकल एनालिसिस जो है उसमें कि इस चार्ट के से आप प्राइस प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, अंदाज़े कैसे लगा सकते हैं, कहाँ पे सेल करना है, कब बाय करना है। ये उन लोगों के लिए जो इसमें ट्रेड करना चाहते हैं। उन लोगों की भी बात करेंगे, जिन लोगों ने इसको होल्ड करना है। अच्छा, अब मैं आखिरी टॉपिक पे फ़िलहाल आता हूँ आज का। वो आखिरी टॉपिक है, वॉलेट्स क्या होते हैं? जो क्रिप्टो के वॉलेट होते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको कोई अकाउंट नंबर होता है, ठीक है? अकाउंट नंबर और वॉलेट में सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि अकाउंट नंबर अगर आपके नाम पे भी है, लेकिन उसका जो कंट्रोल होता है वो सारे का सारा आपके साथ-साथ बैंक के पास भी होता है। बैंक उसको फ्रीज़ कर सकता है,
बैंक उसको ब्लॉक कर सकता है। बैंक उसको आपके अकाउंट को जो है वो मिसयूज़ भी किया जा सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल। यानी बैंक के पास कंट्रोल है, चूँकि एक बड़ी एक कंपनी होती है तो आप उस पे एतबार कर लेते हैं। मगर ना सारे का सारा जो कंट्रोल होता है वो आप बैंक के हाथ में दे रहे होते हैं, अपने पैसे बैंक को दे रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन जो वॉलेट होते हैं इसके बरक्स, वो वॉलेट आपका जो आपकी करेंसी का जो कंट्रोल है वो आपके पास है। अगर आपने उसके अंदर कोई करेंसी जो बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी करेंसी आपने उसमें लेके रख ली है, तो वो कोई शख्स आपसे ले नहीं सकता। कोई शख्स आपको आपसे वो चोरी नहीं कर सकता अनलेस कि आप अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं या सीक्रेट कीज़ जो होती है, प्राइवेट कीज़ जिसको हम कहते हैं, वो अगर किसी को ना दें। अगर वो आप किसी को नहीं देते तो वो कोई शख्स उसको अ, जो है वो आपके कंट्रोल से नहीं ले सकता, किसी और के कंट्रोल में नहीं जा सकती। तो ये एक बुनियादी चीज़ें थी कि वॉलेट क्या होते हैं। तो वॉलेट के ऊपर जो है ये भी एक प्रॉपर्ली इंशाल्लाह ताला जो है हम जब हम डिपॉज़िट एंड विथड्रॉ की बात करेंगे ना, तो इसमें ऑटोमैटिकली ये चीज़ें भी बड़ी डिटेल में डिस्कस हो जाएँगी कि वॉलेट क्या होते हैं और कौन-सा वॉलेट आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट सेशन में जो है इस पे बात होगी। आज के सेशन को मैंने जानबूझ के थोड़ा-सा कम टेक्निकल और बेसिक्स पे ज़्यादा रखा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की के लिए ये बातें बड़ी बेसिक्स हों, लेकिन हो सकता है ये भी है कि कुछ लोग जो हमारे पास पहली दफ़ा इस जो है इस चीज़ में आए हैं, उनके लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर ये बिल्कुल भी ज़ीरो से अगर आपको ये चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, तो फिर आप आगे जाके बेसिक जो समझे बगैर कुछ ब्लंडर हो सकता है, कुछ नुकसान कर बैठते हैं। तो जो हमारा कल का सेशन है उसमें हम बाय सेल से लेके और मज़ीद टेक्निकल चीज़ों पे आएँगे। कल का सेशन मिस नहीं कीजिएगा और परसों का भी इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर-अंदर हम आज अगर आपने 0 से 1 तक का सफ़र किया है, तो हम कल 2 और 3 इसी तरह आगे जाएँगे और इस सारी चीज़ों को हम समराइज़ करेंगे जो आज हमने सीखी हैं और इसके अलावा कल की जो हमारा चीज़ें होंगी जिसमें हम डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज को देखेंगे और उसके अलावा हम और मज़ीद चीज़ों को देखेंगे। अगर अब मैं आपके लिए माइक जो है वो खोलूँगा, आप हैंड रेज़ करें अगर किसी को कोई सवाल है इस हवाले से, तो वो हैंड रेज़ करे। मैं उसका माइक जो है वो करूँगा अनम्यूट और उसके बाद फिर हम सवाल लेंगे। तो